Hello friends, welcome to EMF 21. Today we are gonna discuss top 20 MCQs on basic electrical engineering. Basic electrical engineering से related questions हर competitive exams में आते हैं और आज वो हम questions discuss करने वाले हैं जो पिछले साल पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उनके जैसे ही कुछ क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? दैट इज इनफाइनाइट। करंट सोर्स का रेजिस्टेंस हो गया इंटरनल इनफाइनाइट और अगर वोल्टेज सोर्स की बात की जाए तो जीरो होता है आपका वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप ये याद रखिएगा, ये आइडियल सोर्स की बात हो रही है। सेकंड क्वेश्चन इज सीमेंस इज द एसआई यूनिट ऑफ। सीमेंस जो एसआई यूनिट है वो कंडक्टेंस की होती है। कंडक्टेंस की एक और यूनिट होती है दैट इज महो। बाकियों की यूनिट रेजिस्टेंस की होती है, आपको पता है ओम। आपकी कैपेसिटेंस की होती है फैरेड एंड इंडक्टेंस की होती है। If a capacitor is charged by the square wave current source, the voltage across the capacitor is। आपको पता है कि वोल्टेज के अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा? V इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt। अब I हमें गिवन है कि वो स्क्वायर वेव है, तो स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन हमेशा होता है ट्रायंगुलर वेव, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलर वेव। Fourth question is for 1.5 voltage cells are connected in parallel then output voltage is। अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो इसके अंदर जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो भी 1.5 वोल्ट ही मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन में लिखा होता कि 1.5 वोल्टेज सेल्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा 6 वोल्ट इफ सीरीज में अगर वो कनेक्टेड होती तो। ठीक है, तो वो आपस में ऐड हो जाते हैं क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, वोल्टेज सेम नहीं होता। पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है, करंट एडिटिव होती है आपकी। गिलबर्ट इज अ यूनिट ऑफ। गिलबर्ट है आपकी मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी एमएफ की यूनिट। ये आपकी सीरीज के अंदर यूनिट होती है और उसकी एसआई के अंदर यूनिट होती है एम्पियर टर्न। क्वेश्चन इज अ 200 वॉट 100 वोल्ट लैंप है जो 250 वोल्ट सप्लाई पे ऑपरेट कर रहा है। तो हमें एडिशनल रेजिस्टेंस बताना है कि सीरीज में कितना ऐड किया जाए। हमें एडिशनल की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देखेंगे अगर उसकी रेटिंग जो गिवन है 200 वॉट और 100 वोल्ट तो उसका पहले इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इसका, आपको फॉर्मूला पता होगा, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। यहाँ वैल्यू रखेंगे V और P की, तो यहाँ से R की वैल्यू मिलेगी जो मिलेगी हमें 50 ओम। अब अगर हम इसे 250 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो आपको जो फॉर्मूले के अंदर रखना पड़ेगा V इक्वल्स टू 250 वोल्ट। तो यहाँ R की वैल्यू आएगी 250 का स्क्वायर डिवाइड बाय 200, तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी 125 ओम। ऑलरेडी 50 उसका इंटरनल है, 125 की रिक्वायरमेंट है, यानी हमें एक्स्ट्रा एडिशन में ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 75 ओम। नेक्स्ट इज 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर को हम कैलोरी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 860 किलो कैलोरी कह सकते हैं, या फिर अब जो उसकी सीजीएस में यूनिट होती है दैट इज 3.6 इंटू 10 की पावर 13। दैट इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दैट इज सी। इफ अ सीरीज आरएलसी सर्किट है जो एक्साइट हो रहा है एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू दी हुई है E इक्वल्स टू E साइन ओमेगा टी, वेयर LC इज लेस देन 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। हम इस LC इज लेस देन 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा L इज लेस देन 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा L इज XL इज लेस देन XC। ये हो गया आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये आपका हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। आपको पता है जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब आपको डोमिनेट होता है तो आपकी जो करंट होती है वो लीडिंग होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज। A circuit consists of two parallel resistors having resistance of 20 ohm or 30 ohm respectively connected in series with 15 ohm if the current through the 15 ohm resistor is 3 ampere। Then 20 ohm और 30 ohm में कितनी करंट होगी? सिंपल क्वेश्चन है एकदम। 20 ohm और 30 ohm आपका पैरेलली कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड है आपकी 15 ओम से। अब 15 ओम यहाँ पे आपकी करंट जो फ्लो हो रही है दैट इज 3 एम्पियर। अब आपको बताना है कि आपकी 20 ओम और 30 ओम के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी। यहाँ पे सिंपल आपका करंट डिवीजन रूल लग जाएगा। अकॉर्डिंग टू द करंट डिवीजन रूल अगर हमें I20 फाइंड आउट करना है, I20 फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल करंट इनटू जो उसके पैरेलल ब्रांच में आपको दिखाना है कि रेजिस्टेंस कितना है, 20 फाइंड आउट करें, 20 के पैरेलल 30 है, डिवाइड बाय आपका टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 50, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.8। I30 की बात करते हैं, I30 के अंदर भी हो जाएगा आपका टोटल करंट, आपका पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस है 20 डिवाइड बाय 50, ये हो जाएगा आपका 1.2 एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज सी
1.8 एंड 1.2 एम्पियर। नेक्स्ट इज कौन सी क्वांटिटी है जो आपका सर्किट वोल्टेज के अंदर चेंजेस अपोज करती है, दैट इज कैपेसिटेंस। अगर आपके सर्किट वोल्टेज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो सब कैपेसिटेंस बताएंगे, अगर आपके सर्किट करंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको अपोज करना है तो आप इंडक्टेंस बताएंगे। करंट में चेंजेस को अपोज करने के लिए इंडक्टेंस होता है और वोल्टेज को चेंज को अपोज करने के लिए आपका होता है कैपेसिटर। नेक्स्ट इज ईएमएफ ऑफ अ थर्मोकपल डिपेंड्स ऑन, ईएमएफ होता है वो आपके मटेरियल पे, जो आपका मेटल का मटेरियल होगा उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ जो आपके दो जंक्शंस बनते हैं, एक हॉट जंक्शन एंड द कोल्ड जंक्शन, उन दोनों के बीच में क्या टेम्परेचर का डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। अब if V equals to A plus iota B and I equals to C plus iota D, then active power is given by, active power आपकी given होती है real part of the V into I conjugate। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट मेन रोल प्ले करता है, कई बार क्वेश्चंस में हम भूल जाते हैं कि हमें कॉन्जुगेट लगाना है। तो कॉन्जुगेट, अब आपको V की वैल्यू पता है A प्लस आयोटा B है, अब I की वैल्यू हो जाएगी आपकी C माइनस आयोटा D। यहाँ पे आप देखेंगे AC प्लस BD, ये होगा आपका रियल पार्ट और ये हो जाएगा आपका आयोटा, आयोटा में आएगा BC माइनस AD। अगर आपको एक्टिव पावर पूछी है तो AC प्लस BD हो जाएगा और आपको रिएक्टिव पावर पूछी है तो BC माइनस AD हो जाएगा और ये टोटल हो गई आपकी एपरेंट पावर। तो इसका आपका आंसर, रिएक्टिव पावर पूछी है तो आंसर हो जाएगा इसका B, दैट इज AC प्लस BD। नेक्स्ट इज आपके तीन बल्ब दिए हुए हैं 50 वॉट, 70 वॉट एंड 80 वॉट। इन बल्ब के अंदर आपको बताया है कि आपकी लेंथ, जो फिलामेंट की लेंथ होती है बल्ब के अंदर, जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का फिलामेंट है, मटेरियल तीनों का सेम है टंगस्टन, आपकी लेंथ है वो तीनों की सेम है। अब आपको बताना है कि कौन सा फिलामेंट की किसकी ज्यादा सबसे ज्यादा थिकनेस होगी। अब आप ये देखिए, अब थिकनेस, लेंथ और मटेरियल, यानी यहाँ आपको पहले आर का ये फॉर्मूला पता होगा रेजिस्टेंस का, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आपको टंगस्टन मटेरियल दिया है तो यानी आपका रो सेम रहेगा, लेंथ सबकी सेम दी यानी एल सेम रहेगा, यानी आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो एरिया पे डिपेंड करेगा ओनली। आपको जो ज्यादा थिक होगा, जो सबसे ज्यादा थिक होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी जैसे एरिया बढ़ा, आपका एरिया बढ़ा यानी जो ज्यादा थिक हुआ उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा सबसे कम। यानी अब हमें वो वाला लैंप निकालना है, वो वाला बल्ब फाइंड आउट करना है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। अब हमें पावर गिवन है, पावर को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, आपको बताया हुआ नहीं, यहाँ पैरेलल में कनेक्टेड है बल्ब या फिर आपके सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ एक तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर और एक होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर बाय आर। हमें कंफ्यूजन रहती है कि हमें कौन सा लगाना है, हम दोनों तरीके से देखते हुए चलते हैं। अगर रेजिस्टेंस कम है तो क्या होगा, पावर ज्यादा होगी। तो यहाँ पे तो ये कह सकते हैं कि हम वो वाला बल्ब बता देंगे अगर कि जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका जो थिकनेस होगी बल्ब की, फिलामेंट की थिकनेस होगी वो सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर सेकंड की तरफ से देखा जाए तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आपकी पावर बढ़ती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ तो उल्टा केस हो गया। लेकिन हम ये देखिए, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है, करंट कम होती है, और करंट है स्क्वायर की टर्म्स में तो करंट ज्यादा कम होगी, तो सबसे एट लास्ट जो आपका निकलेगा वो होगा कि पावर कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पावर, लेकिन अगर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस कम करते हैं, रेजिस्टेंस कम करते हैं तो आई बढ़ेगा तो आपकी पावर बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टेंस कम करते हैं तो एरिया ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम पावर वाले होंगे उसका जो फिलामेंट की थिकनेस होगी वो ज्यादा होगी। तो हम इसे कह सकते हैं मैक्सिमम पावर किसकी है, 80 वॉट की। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 80 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ द करंट यूज्ड बाय द वॉशिंग मशीन रेटेड एट 230 वोल्ट 16 एम्पियर। अभी यहाँ पे कुछ बताया नहीं कि कौन सी करंट है, तो हम मान के चल रहे हैं इसमें साइनसॉइडल करंट है। अब आपको पता है कि आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू का रिलेशन क्या होता है इसके अंदर, आपकी होती है आरएमएस वैल्यू इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू जो आपकी होगी डिवाइड बाय √2। तो अब आप इसकी पीक वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको आरएमएस वैल्यू गिवन है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर जब तक नहीं बताया गया है कि नहीं ये पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है या फिर ये फेज वोल्टेज है, तब तक आप उसे मानेंगे। अगर वोल्टेज गिवन है तो उसे लाइन वोल्टेज मानेंगे, और आपको अगर कोई करंट वगैरह जो गिवन है या फिर फेज वैल्यू होंगी या फिर वो आपकी आरएमएस वैल्यूज होंगी। तो ठीक है, आपको पीक वैल्यू निकालनी है। पीक वैल्यू हो जाएगी आपकी आरएमएस वैल्यू दैट इज गिवन बाय 16 इंटू √2। तो सबका आंसर आ जाएगा 22.62। Next question is for the same peak value of the voltage, which waveform will have the least RMS value? अब देखिए साइन वेव की आपको बताया है कि RMS वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 टाइम्स हो जाएगी आपकी। स्क्वायर वेव की क्या होती है आपकी पीक वैल्यू, और स्क्वायर वेव जो पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो सेम होती है,
तो यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई होता है। और ट्रायंगुलर वेव के अंदर क्या होता है कि 1/√3 टाइम्स होती है, तो यहाँ 1/√2 को तो आप लिख सकते हैं 0.707, ये आपका 1 है ही, और आपको 1/√3 को आप कह सकते हो 0.577, यानी सबसे ज्यादा लीस्ट वैल्यू कौन सी हो गई 0.577 टाइम्स। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज आपका ट्रायंगुलर वेव। Next is the alternator is delivering power to the balanced load at unity power factor. The phase angle between the line voltage and the line current. ठीक है, अब देखो यूनिटी पावर फैक्टर मतलब आपका टोटली रेजिस्टिव लोड है, आपका कोई भी कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड नहीं है। सेकेंडली अब आपको हम मान के चल रहे हैं स्टार कनेक्शन के अंदर। स्टार कनेक्शन के अंदर आपका जो हो जाएगा, आपका क्या होता है कि लाइन करंट और फेज करंट सेम होती है, और आप जानते हैं लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के अंदर होता है आपका 30 डिग्री का डिफरेंस। तो यहाँ पे आप मान के चलिए, यहाँ पे आपको जो कैलकुलेट होगा वो होगा आपका 30 डिग्री का फेज डिफरेंस। नेक्स्ट इज स्किन इफेक्ट अकर्स व्हेन अ कंडक्टर कैरीज इट। आपको पता है स्किन इफेक्ट हमेशा हाई फ्रीक्वेंसीज पे ही होता है, लो फ्रीक्वेंसीज पे स्किन इफेक्ट आप नहीं देख सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइंड एज। आपका रेजिस्टेंस जैसे जैसे पर ओम इंक्रीज होता जा रहा है पर डिग्री सेल्सियस, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाता है, यही होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर रेजिस्टेंस के अंदर। तो इसे आप कह सकते हैं ए इज द करेक्ट आंसर। 19th is a skin effect increases with the resistance of the line। अगर प्रॉपरली रेजिस्टेंस है यानी आपकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है, तो आपको क्या होगा, आपका कोई स्किन इफेक्ट वहां नहीं होगा। आंसर होगा आपका इंडक्टेंस ऑफ लाइन। इंडक्टेंस ऑफ लाइन क्या होता है, जो करंट होता है वो बाहर की साइड फ्लो करवाता है, बाहर की तरफ धकेलता है, उसकी वजह से क्या होता है करंट आपके आउटर लेयर में फ्लो होती है सारी कंडक्टर की, तो वो उसकी वजह से आपको स्किन इफेक्ट होता है। तो स्किन इफेक्ट इंक्रीजेस विद द इंडक्टेंस ऑफ। 20th क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको R1, R2, R3 का रेशियो गिवन है, दैट इज 2:4:6। अब हमें करंट का रेशियो निकालना है I1, I2, I3 का। अब आपको पता है I1, I2, I3 कई बार करते हैं कि आप उसे उल्टा कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है I इज एंटी प्रोपोर्शनल टू R, तो आप इसे 6:4:2 कर देते हैं, पर इसका आंसर ऐसे नहीं निकलेगा। इसका आंसर होगा जब आप निकाल रहे हैं रिवर्स में 1/2:1/4:1/6। ये I1, I2, I3 का ये रेशियो है, पर आंसर्स में इस तरीके से फॉर्म में गिवन नहीं है, जिसे ऐसे निकालेंगे आप, इसे एलसीएम लेंगे, दैट इज 12, यहाँ आ जाएगा आपका 6:3:2, तो आपका आंसर होगा 6:3:2। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स नए अच्छे समझ में आए हों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।